हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ ठीक होंगे, है ना। तो खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है और ये साहस करते रहे। तो कल देखिएगा, इससे जितने भी इससे पिछले वाले जो भी आर्टिकल्स थे, पॉलिटी का भाग 3 का मैं पढ़ा दी हूँ। तो आज मैं स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम पढ़ाऊँगी। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ये क्लास से मोस्टली कवर हो जाएगा, है ना। तो ध्यान से क्लास करें। और देखिए, सब्जेक्टिव जितने भी मैं पढ़ाऊँगी, साथ साथ इसके ऑब्जेक्टिव भी पिछले जब क्लास है ना, आप जाके देख लेंगे। सब्जेक्टिव विद ऑब्जेक्टिव भी देख लेंगे, है ना। तो बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। मैं बहुत सारे उसमें जो क्वेश्चन है उसमें डाल दी हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। चलिए, तो खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस, और ये करते रहे, सकारात्मक सोचे और सकारात्मक रहे, है ना। तो आज का क्लास स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम है, ठीक है। आर्टिकल्स। अब ये भी कभी कभी क्या पूछ देते हैं, देखिए ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्या पूछ देता है कि 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार है, वन डे एग्जाम हो गया, किसी में भी पूछ सकते हैं। पॉलिटी का देखिए, हर एग्जाम में ना 10 10-15 क्वेश्चन रहता ही है ना। तो ये ध्यान रखेंगे कि हर एग्जाम में ना 10-15 क्वेश्चन रहता है। तो ये 19 और 19 से लेके 22। अब ये भी पूछ देते हैं कि कितने आर्टिकल्स है। तो 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, है ना। तो ये चार आर्टिकल्स है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, 19 से लेकर 22 तक 4 आर्टिकल्स स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या क्या स्वतंत्रता हम नागरिकों को मिलता है। और इसके हनन के विरुद्ध हम सीधे ना सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। वो हमारी मर्जी होती है कि हमें कहाँ से न्याय लेना होता है ना। ठीक है। तो संविधान के भाग किस में है, आप ये ध्यान रखेंगे कि ये भाग भी पूछता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। आर्टिकल्स किस किस में आता है, 19 में। 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया और 22। तो ये 19, 20, 21 और 22 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है जी। तो स्वतंत्रता का अधिकार ये है। और इसमें भी ये देखिएगा, भारतीय संविधान में अधिकार अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक है, हाँ। ये ध्यान रखेंगे कि अंतर्गत आता है। अब इसका उद्देश्य भी होगा कि क्यों आखिर स्वतंत्रता का अधिकार क्यों दिया गया, है ना। तो कभी हम मेंस वेंस में लिखेंगे, तो जब हम आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन इससे आएगा, तो ये पॉइंट लिखेंगे तो काफ़ी प्लस पॉइंट होगा हमारा, कि प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने का स्वतंत्रता, है ना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो क्या बोलना चाहता है, व्यक्तिगत सुरक्षा। देखिए, एक मानव होने में सबसे पहले क्या है, उसको जीवन की सुरक्षा ना, जीवन की सुरक्षा का अधिकार होता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि व्यक्तिगत सुरक्षा की गारंटी देता है ना। ये कि आपको व्यक्तिगत सुरक्षा दिया जाएगा, ये हमारा आर्टिकल्स 19, 20 और 21 में स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कि जो आर्टिकल्स 1 है, जो अनुच्छेद 19 है, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना। तो ये भारत के नागरिकों को 6 मूलभूत स्वतंत्रताएं दी गई है आर्टिकल्स 19 के अंतर्गत, ठीक है। अब ये देखेंगे, ध्यान रखेंगे ना। ये पूछ सकता है कि जो आर्टिकल्स है 19 के तहत कितनी मूल स्वतंत्रताएं दी गई है। तो 6, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो और आगे देखेंगे। हम्म दिख रहा है आप लोगों को। तो ये पहला क्या है, वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ना। जैसे वाक्य की अभिव्यक्ति, जो आप बोलना चाहते हैं ना, उसको उसे बोलने की स्वतंत्रता और उसे एक्सप्रेस करने का, उसे समझाने, मतलब कि वो आप क्या बोलना चाहते हैं ना, इसकी स्वतंत्रता की गारंटी कौन देता है, हमारा संविधान, ठीक है। हर एक नागरिक को देता है। इसमें देखिए, इसमें भी रिस्ट्रिक्शन है। तो अब ऐसे मान लीजिए कि आप कुछ भी बोले। अब ऐसे नहीं कि अब मेरा मुंह है तो हम कुछ भी बोल के चले जाएंगे। तो इसमें भी अपवाद है कि आप किसी के मतलब कि हर्ट नहीं कर सकते, उसके क्या बोलते हैं, उसके इसको क्या बोलते हैं, जैसे अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। खैर छोड़िए। तो वही बोलते हैं कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त कर सकता है, जैसे कि प्रेस के द्वारा, है ना, मीडिया, सोशल मीडिया, लेखन और कला के द्वारा। अब देखते हैं ना कि कोई कोई राइटर होते हैं, जो समाज में जितनी भी बुराइयां होती हैं उसे लेखन के द्वारा, मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा आप व्यक्त कर सकते हैं। फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया।
तो अभी नहीं है कि आपको कुछ भी लग रहा है कि हाँ आपको एक्सप्रेस करना है, किसी के बारे में बोलना है, किसके अगेंस्ट बोलना है या अपने बारे में व्यक्त करना है, तो आप कर सकते हैं, है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, है ना। यही युक्ति संगत प्रतिबंधों के अधीन है, जैसे देश की सुरक्षा। अब ऐसे नहीं कि बोलने का अधिकार है तो हम कुछ भी बोल देंगे कि हम देशद्रोही नहीं बनना, है ना। तो सार्वजनिक व्यवस्था, अब मान लीजिए सार्वजनिक व्यवस्था कहीं मान लीजिए अब बोलने का कोई ऐसा वर्ड बोल दे, धर्म धर्म के प्रति लड़ा दे, है ना। तो ये क्या हो गया, सार्वजनिक व्यवस्था है, जो समाज की व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी, आपस में सांप्रदायिक दंगे होंगे। तो इसके अगेंस्ट आपको, ये पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। देखिए स्वतंत्रता तो है, बट ये क्या है, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। और फिर देखिए शिष्टाचार और नैतिकता, और इसके अंदर रहते हुए आप अभिव्यक्त कर सकते हैं अपनी बातों को, ठीक है ना। और न्यायालय की अवमानना, अब ये नहीं कि न्यायालय के जो केसेस वगैरह है उसके विरुद्ध कुछ बोला जाए, है ना, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायपालिका होती है। और अपराध हेतु उकसाना, है ना, जैसे कि मान लीजिए कि कुछ भी बोलना है तो किसी के प्रति आग उगले, किसी नेता के प्रति या फिर किसी धर्म के प्रति, तो ये सब क्या हो गया, इसके अगेंस्ट हम अपने बोलने की स्वतंत्रता नहीं है ना। बोलना मीन्स कुछ भी नहीं बोलना, जैसे कि वो सिर्फ अपने अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, अपने सुरक्षा के लिए, अपना एक्सप्रेस करने के लिए, जो आप प्रॉब्लम कर रहे हैं या फिर कुछ समाज के लिए बताना चाहते हैं, उसकी व्यवस्था के लिए बताना चाहते हैं, सुधार के लिए बताना चाहते हैं, वही बता सकते हैं ना, देश की सुरक्षा के अधीन रहते हुए, है ना। तो देखिएगा कि यहाँ देश की सुरक्षा हो गया, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए शिष्टाचार और नैतिकता हो गया, न्यायालय की अवमानना हो गया, अपराध और उकसाना हो गया। और दूसरा क्या है, शांतिपूर्ण और निशस्त्र सभा करने की स्वतंत्रता ना, राइट असेंबल टू पीसफुल विदाउट आर्म्स, ठीक है। तो शांतिपूर्ण और निशस्त्र सभा करने की स्वतंत्रता, ठीक है। शांतिपूर्ण कोई भी सभा कीजिए, तो ये देखिए कभी कभी पूछ लेता है कि ये 19(2) में कौन सी स्वतंत्रता है, तो 3-4 ऑप्शन दे दिया। और इसमें ये भी रहा, फिर बाकी स्वतंत्रता हो गया वो 19 का 1 में हो गया ऐसे, ठीक है। ये 19 का 2 हो गया, ये 19 का 3 हो गया, ये 19 का 4 हो गया, ये 19 का 5 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखेंगे, 19 का ही चल रहा है ना, इसीलिए मैं यहाँ 2-3 करके कर दी हूँ, ठीक है जी। तो शांतिपूर्ण और निशस्त्र सभा करने की स्वतंत्रता, ठीक है। ये नहीं कि कहीं सभा करने गए और कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, बहुत शोर शराबा कर रहे हैं, कोई सार्वजनिक जगह हम बहुत डीजे वीजे घंटों घंटों बजा रहे हैं ना, तो ये स्वतंत्रता नहीं होती है। निशस्त्र सभा करने की स्वतंत्रता, अब ये नहीं कि कोई सभा कर रहे हैं किसी के प्रति तो बहुत सारे कटार ले लिए, बंदूक ले लिए, गन ले लिए, है ना, क्योंकि डर से आदमी को डरा देंगे, ऐसा ऐसा नहीं। तो निशस्त्र बोल रहा है ना कि सभा करने की स्वतंत्रता होती है। तो ये किस में आता है, आर्टिकल्स 2 में। ये हर एग्जाम में पूछता है, बहुत केयरफुली पढ़ेंगे इसको और बार बार पढ़ेंगे, है ना। यहाँ से तो पढ़िए, इसका सब्जेक्टिव में पढ़ा रही हूँ उसको पढ़िए, और फिर ऑब्जेक्टिव पढ़िए, और फिर जाके ऑब्जेक्टिव तो जरूर लगाइए, एकदम मस्ट ना। और उसके बाद आप बुक्स में लक्ष्मीकांत से पढ़े, देखिए लक्ष्मीकांत बेस्ट बुक फॉर पॉलिटी फॉर ऑल एग्जामिनेशन, ओके। तो लक्ष्मीकांत जरूर पढ़े, ठीक है, मेरा तो पढ़े, और फिर मेरा ऑब्जेक्टिव भी लगा है, और लक्ष्मीकांत मस्ट पढ़ना है बुक को, क्योंकि देखिए शॉर्ट मोटा बुक नहीं है, आप चैप्टर वाइज निकालेंगे ना तो बहुत पतला लगेगा, क्योंकि चैप्टर चैप्टर पढ़ते जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कब खत्म हो गया, है ना। मोटा बुक से देख के डरिए नहीं, आप इसको पढ़िए, फिर इसका ऑब्जेक्टिव लगाइए, और तब देखिएगा कितना आप पहले पढ़िएगा तो बोर लगेगा। यहाँ मैं एक बार समझा दे रही हूँ, और फिर उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव लगाइएगा, और फिर आप जाके लक्ष्मीकांत पढ़िएगा ना, देखिएगा 90-95% आप कवर कर लेंगे, है ना। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है, चलिए। तो अब 19 का 3 में क्या बोला गया है, 19 के 3 में मैं थोड़ा रेड ले लेती हूँ ना। ये 19 का 3 है, उसमें क्या बोला गया है कि संघ का संगठन बनाने की स्वतंत्रता, है ना। कोई संघ है तो उसको संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता 19(3) के तहत आता है, ठीक है। अब देश के किसी भी भाग में घूमने की स्वतंत्रता, है ना। देखिए घूमने की स्वतंत्रता, हम देश में कहीं भी, देखिए बाहर जाने के लिए हमें क्या कहते हैं, वीज़ा लगाना पड़ता है ना, पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, पर देश में ऐसा नहीं है ना। तो ये आर्टिकल्स 19 का 4 में आता है। 19 के 4 के अंतर्गत क्या होता है कि देश के किसी भी भाग में घूमने की स्वतंत्रता, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब जितने भी इसका इंडिया का क्षेत्र है वहाँ पे आप कहीं भी आप देश में जा सकते हैं। कश्मीर हो गया, कन्याकुमारी हो गया,
अब पूर्वी सिक्किम हो गया, अब यहाँ पे कोई वीज़ा और सरकार का गवर्नमेंट का मतलब कि अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, है ना। तो देश में किसी भी भाग में देखिए, यहाँ ये ध्यान रखेंगे, किसी भी भाग में, पर ये देश के अंदर होना चाहिए। भारत टेरिटोरियल एरिया है ना, जितना जैसे ये जितना भी मैप आपको दिख रहा है, ये भारत का दिन जो भी है, भारत का एरिया जो भी है, नीचे भी अंडमान निकोबार भी हो गया, ये भी, हाँ, लक्षद्वीप भी हो गया, क्योंकि ये भारत का ही क्षेत्र है। तो ये पूरा एरिया में आप कहीं भी घूम सकते हैं ना, कभी भी, कहीं भी और कभी भी, ठीक है। चलिए, अब 19 के 5 में क्या बोला गया है कि देश के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। अपवाद है, देखिए, कहीं कहीं आप कहीं बसने की स्वतंत्रता कश्मीर में शायद हो गया है, देश के किसी भी भाग में। मान लीजिए आप दिल्ली में, अपने बिहार यूपी के लोग कितने बसे हुए हैं, यूपी दिल्ली में, महाराष्ट्र में, है ना, काम करने जाते हैं, वहाँ ज़मीन वमीन खरीद के रह लेते हैं। तो कुछ कुछ जगह जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल का कुछ क्षेत्र हो गया, पूर्वी भारत का कुछ क्षेत्र हो गया, तो वहाँ पे आप ज़मीन नहीं खरीद सकते, वो अपवाद है, उसका रीज़न होता है वहाँ पे ना बसने देने का, है ना। बट देश के कोई देश में आप निवास कर सकते हैं और बस भी सकते हैं, है ना। चलिए, अब ये हो गया 19 का 5, और 19 का 6 में क्या है। 19 का 6 में है कि कोई भी व्यवसाय, पेशा और व्यापार करने की स्वतंत्रता देती है ना। आर्टिकल 19 का 6 में ये देखिए, अब ध्यान रखेंगे कि ये कहीं भी उठा के दे देगा और बोलेगा कि कोई भी व्यवसाय, पेशा करने या व्यापार करने की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल से, 19 का 1 में दे देगा ना। ये वाक्य की स्वतंत्रता है ना जी, और सभा और उसमें 2 हो गया। तो इसमें जब ये व्यापार और व्यवसाय करने का स्वतंत्रता देगा, तो ये 19 का 6 में आएगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहीं से उठा उठा के पूछता है, ये 6 में से कहीं दे देगा, उल्टा पुल्टा कर देगा और आपको मिलाने बोलेगा, तो आप बारीकी से नहीं पढ़ेंगे 4-5 बार तो याद नहीं होगा, है ना। कहने की बातें हैं कि एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो अब देखिए, अनुच्छेद 19 को अक्सर लोकतंत्र का आधार मानते हैं, है ना। क्योंकि लोकतंत्र क्या है, लोगों के लिए लोगों का शासन होता है ना। लोगों के लिए और लोगों का शासन होता है ना। तो लोकतंत्र में लोग क्या होता है, अपने ही चुने हुए प्रतिनिधि को बैठाते हैं, और उसमें बोलने की स्वतंत्रता, अपने बात रखने की स्वतंत्रता होती है, और उन्हीं से यही स्वतंत्रता देती है बसने की। तो ये आधार माना जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो मीडिया को क्या होता है, चौथा पिलर माना जाता है ना, भारत संविधान का। तो वही इसी में आता है, वाक्य की स्वतंत्रता में ही भी मीडिया आता है। तो इसलिए बोलते हैं कि आर्टिकल्स 19 को अक्सर लोकतंत्र का आधार माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 20 बोल रहा है कि अपराधों के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, ठीक है। मतलब कि अपराधों के संबंध में संरक्षण, वो 3 प्रकार, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि यह अनुच्छेद अपराध के आरोपी को 3 प्रकार की गारंटी देता है ना। मान लीजिए कोई अपराध किया, तो अब ऐसे नहीं ना कि पुलिस पकड़ के ले जाएगा, उसको भी अपने बचाव में कुछ करने के लिए वो कर सकता है, वो अपने बचाव के लिए क्या कर सकता है, बता सकता है कि मान लीजिए अब वो प्रूफ तो नहीं हुआ ना जी कि अभी वो अपराध किया है, तो वो सच में उसको पुलिस पकड़ ले गई है, या सच है या झूठ भी है, ये तो नहीं हो सकता है ना। तो बोलते हैं कि जो अपराधों के संबंध में संरक्षण के लिए 3 प्रकार की गारंटी देता है ना संविधान आरोपी को। तो पहला क्या है, इसको एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, कोई, थोड़ा हिंदी काफ़ी टफ था, कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, ठीक है। ये भी लिख लेंगे आप लोग, मैं बोल रही हूँ। तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से सुरक्षा, ठीक है। कोई पूर्वपद प्रभाव से कानून से किसी भी अपराध के लिए ऐसा कानून नहीं होगा जो बाद में बनाया गया हो, यानी पीछे की तारीख को दंड नहीं दिया जा सकता है, ठीक है जी। तो मैं इसको आपको समझा देती हूँ कि क्या होता है ये। देखिए क्या होता है ना, मान लीजिए कि किसी भी अपराध को ऐसा कानून नहीं लागू होगा जो बाद में बनाया गया हो। मान लीजिए कि एज एग्जाम्पल अब यानी कि मर्डर कर दिया, ठीक है। मान लीजिए कोई या छोटा सा, चलिए मर्डर का ही देती हूँ। मर्डर यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए श्याम है, ठीक है। श्याम क्या किया, ये मोहन का हत्या कर दिया, ठीक है। तो मोहन का हत्या कर दिया, तो इसको अभी कानून संविधान के अकॉर्डिंग है कि हत्या के मामले में 10 साल का कैद हो, है ना। तो
तो ये अभी जब ये हत्या की है, ठीक है। अब बाद में देखिए मान लीजिए 5 साल के बाद कानून बन गया कि नहीं, हत्या के मतलब में ये मौत की सजा हो या फांसी हो, ठीक है। तो अभी ये जेल में ही है, मान लीजिए 5 साल, 10 साल का सजा मिला था और 5 साल, तो ये कानून तो चेंज हो गया ना। तो अब ये नहीं कि श्याम को निकाल के अब इसको फांसी लगा देंगे कि नहीं अब हत्या का मामला बन गया है ना, तो हत्या में फांसी दिया जाता। तो ऐसा नहीं, देखिए इसे क्या बोल रहा है कि किसी भी अपराध के लिए ऐसा कानून नहीं होगा जो बाद में बनाया गया हो, यानी पीछे की तारीख दंड नहीं दिया जा सकता है ना। तो तारीख से दंड नहीं दिया जा सकता। मान लीजिए जो जिस जिस टाइम पे अपराध हुआ है, ठीक है, जिस टाइम से अपराध हुआ है उसी टाइम में जो भी कानून है उस अपराध के लिए, वही कानून उसके जितने भी कैद का पीरियड होगा वहाँ तक होगा। अब नया कानून जब वहाँ प्रेजेंट होगा वो नए अपराधी के लिए जो होगा जो उस टाइम किया होगा। उसका कहने का मतलब ये है, ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे। ओके। अब अभी दूसरा क्या बोल रहा है, क्या सुरक्षा देता है और अपराधी को कि दोहरी क्षति नहीं है ना, दोहरी क्षति नहीं से सुरक्षा, दोहरी क्षति से सुरक्षा, किसी अपराध के लिए एक व्यक्ति को 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है ना। मान लीजिए कोई चोरी किया, मान लीजिए श्याम है, एक एग्जांपल नाम ले रही हूँ, कोई श्याम नहीं चलेंगे, ठीक है। ये नाम मान लीजिए, चलिए कोई नहीं, कोई नाम रखते, ऐसा नाम रखते ना, जैसे मोहन है, ठीक है। मोहन क्या किया कि चोरी किया, ठीक है। तो चोरी किया तो उसका अपराध क्या, मान लीजिए इसको 1 साल का जेल हो गया, ठीक है जी। अब 1 साल का जेल हो गया, अब जैसे निकला फिर इसको दोबारा 1 साल का दे दिया, तो दोहरी एक एक मर्डर के लिए या एक गुनाह के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। मान लीजिए जेल काट के आ गया उसी अपराध के लिए, अच्छा नया, मान लीजिए नया फिर से चोरी करने चला गया, तो ये दूसरा अपराध हुआ ना। एक अपराध किया था, ये पहले चोरी कर लिया, ठीक है, और दूसरा अपराध क्या किया, ये दोबारा फिर चोरी कर लिया, तो ये दूसरा अपराध हो गया। तो दूसरा अपराध के लिए वो दंडित किया जाएगा, ना कि एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित किया जाएगा, है ना। तो इसी इसी वजह से ये कहा गया है कि दोहरी क्षति से सुरक्षा है ना। एक ही अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा, उसको दोहरी सजा नहीं मिलेगी, इसकी गारंटी देता है आर्टिकल्स 20, ठीक है। हाँ, अभी देखिए सेल्फ इनक्रिमिनेशन से सुरक्षा बोलता है कि, इसको हिंदी में मैं बता देती हूँ, स्व अभी संसन नहीं, ऐसे स्व बोलते हैं, मुझे स्व थोड़ा हिंदी ना टफ था अभी। संसन नहीं बोलता है कि से सुरक्षा देता है, किसी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, है ना। मान लीजिए कि वो अपराधी किया और वो साक्षी होने के लिए बात नहीं किया जाएगा ना, अपने ही गवाही देने के अपने ही खिलाफ कि मैं मार मार के पुलिस की बोलो बोलो कि तुम किया है, वो नहीं भी मान सकता है नहीं भी मान सकता, उसकी मर्जी है ना। तो इसके लिए उसको दंडित नहीं किया जाएगा कि ये खुद के लिए कबूला नहीं, इसको बहुत मारो, ऐसे पुलिस मारती है, बट ये गैर कानूनी है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, है ना। अब किसी के थ्रू गवाह आप इकट्ठा कीजिए और उसके बाद इसको सजा दीजिए, है ना। तो ये सुरक्षा देता है आर्टिकल्स 20, ठीक है, 20 के अंतर्गत देता है। ये 3 यहाँ पे है ना, देखिए 3 प्रकार की गारंटी देता है, कौन कौन सा ये है, यहाँ बार बार पढ़ लेंगे, है ना। चलिए, तो ये आर्टिकल्स 20 के तहत देता है। अब आर्टिकल्स 21 क्या बोल रहा है, देखिए थोड़ा सा मैं मोटिवेट करना चाहूँगी कि देखिए बोर हो जाए, बोर तो नहीं होते, देखिए पढ़ाई में बोर होइएगा तो पढ़िएगा नहीं, तो बस बीच बीच में थोड़ा सा अच्छा लगता है हम लोग को, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगी कि ज्ञान का निवेश सर्वोत्तम भुगतान है और ये करते रहे, है ना। थोड़ा थोड़ा क्या होता है, अगर हम ना छोटे छोटे सुधार करेंगे ना, तो ये क्या होगा, बहुत बड़ा रिजल्ट देगा। मान लीजिए आज हम मान लीजिए ऐसे में छोटे छोटे टॉपिक जैसे फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ये भाग 3 का,
तो ये बहुत लेंदी चैप्टर है और इसको हर एक लाइन को पढ़ना और समझना ज़रूरी होता है। और हर एक एग्ज़ाम में देखिएगा, एक एग्ज़ाम की बात नहीं बोली मैं, हर एक एग्ज़ाम में ना ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता ही पूछता है। हर आर्टिकल से, कभी ये आर्टिकल से 21, 22, 25, 15 इधर भी उठा के, इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स भी है और बहुत इंपॉर्टेंस होता है हर एक नागरिक के लिए। सिर्फ हम तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए नहीं, हर एक आदमी को जानना होगा कि उसका आखिर अधिकार क्या है, उसका फंडामेंटल राइट्स क्या है ना? और फंडामेंटल अब राइट्स के साथ-साथ ड्यूटीज़ भी आता है। हमारे हमारे अधिकार के साथ-साथ हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है, हमारा कर्तव्य भी। तो दोनों चीज़ हम अगर हर आदमी एक जानेगा, तो कभी उसके साथ गलत भी नहीं होगा और ना ही वो गलत करने देगा और अपना ड्यूटी भी करेगा, तो समाज एक सभ्य समाज बनेगा, है ना? तो देखिएगा, बहुत लोग, कम लोग ही जानते हैं कि हमारा राइट्स है आखिर क्या, है ना? जैसे कि निजता का भी अधिकार आ जाता है कि इसमें, है ना? निजता का अधिकार, ये बहुत सारे अधिकार होते हैं जो एक आदमी को मिलता है ना? तो ये ध्यान रखेंगे तो इसी इसी तरह हर हर आदमी को कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए कि जो फंडामेंटल राइट्स है एक टॉपिक बना के ऑन सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को बताया जाए कि आखिर उनका क्या-क्या अधिकार है ना? ताकि लोग जानें और अपने खिलाफ आवाज़ उठा पाएँ, है ना? चलिए कोई नहीं। तो 21 हम जैसे प्रशासक बन रहे हैं ना, तो एक अच्छा प्रशासक बनिएगा ताकि समाज सिर्फ़ पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होता है। पैसा कमाएँगे, खाएँगे, मर जाएँगे एक दिन, कुछ नहीं रह जाएगा, जल जाएगा, मिट्टी शरीर हो जाएगा ना। तो जो हम पढ़ेंगे, जो हम समाज को दे के जाएँगे ना, डर किस चीज़ का? जब ठीक है, जब मौत आएगी किसी के थ्रू तो जाना ही एक है, बट हम जब एक एक उद्देश्य के साथ हम प्रशासक बनेंगे कि हम जाएँगे, जो लोग नहीं पहुँच पाते अपने अधिकार के पास, अपने जानकारी के पास, अब सभी तो नहीं पढ़ते लक्ष्मीकांत, सब तो तैयारी नहीं करते, सबको फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो नहीं पता। बट ये प्रशासक का कर्तव्य होता है कि एक कैंपेन चला के लोगों को ये जागरूक करना कि आखिर उनका अधिकार क्या है, क्या-क्या सरकार का प्लान आया है। बहुत लोग प्लान आता नहीं है या बिचौलिए ठगते हैं कि ये करवाओ तो घर निकलवा देंगे, इंदिरा गांधी आवास दिलवा देंगे। 5-6 हज़ार बेचारे, एक ₹100, 200, 300 दिहाड़ी करते हैं और 5-6 हज़ार रुपये उन लोग को ले लिया जाता है। तो ये सब गलत है, पर अच्छा प्रशासक बनिए, पैसे यहीं रह जाएँगे, है ना? नाम करके जाएँ तो मेरे ख़्याल से तो सबसे अच्छा वही होता है जो लोग के जुबान में आप बस जाइए, इससे अच्छा क्या नाम होगा, है ना? अरे हम एक पीढ़ी अपने बच्चे के लिए थोड़ा कर दीजिए, आप उसके पोतों के लिए मेरी ज़िम्मेवारी थोड़ी है भाई। सब अपना-अपना नसीब लेके पैदा होते हैं ना, तो नेता लोग क्या करते हैं कि 10 पीढ़ी के लिए इकट्ठा कर देते हैं और आप खुद ही भागते फिरते हैं इधर से उधर। रोज़ उनका दिल ना धड़कता होगा कि अरे पैसा वहाँ छुपाया है, वहाँ, अरे क्या करना, अपना ज़िंदगी जियो, थोड़ा बच्चे के लिए रख दो, इनफ है ना? चलिए खैर, तो आर्टिकल 21 क्या बोलता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, है ना? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी, ठीक है? तो क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, है ना? देखिए, सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, है ना? मान लीजिए कि अब ऐसे नहीं कि अब वो अपराध कर दिया तो ये विधि द्वारा ही तो स्थापित प्रक्रिया है। मान लीजिए अपराध किया तो ये अपराध है तो गैर कानूनी है ना, तो उसको अपराध दिया जाएगा। वो बोलेगा नहीं, मैं मर्डर कर दिया पर मेरे जीने का अधिकार है, मुझे नहीं मारा जाए। तो यहाँ पे ये अपवाद हो गया कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, है ना? और यह सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपूर्ण और उचित प्रक्रिया की व्याख्या की है कि उचित क्या है और उचित प्रक्रिया क्या है आखिर आर्टिकल्स 1, है ना? तो आर्टिकल्स 1 के तहत क्या-क्या, देखिए बहुत सारे आर्टिकल्स इसमें पॉइंट जोड़े गए हैं कि आर्टिकल्स 21 सबसे महत्वपूर्ण अधिकार क्या, शिक्षा का अधिकार, है ना? ये शिक्षा का अधिकार कब दिया गया जी? देखिए मैं बताती हूँ। देखिए, शिक्षा का अधिकार 14 वर्ष तक के बच्चों को ना शुल्क शिक्षा दिया जाएगा, है ना? ये फंडामेंटल राइट्स के तहत ये 1986 कितना सॉरी 86वां संशोधन था 2002 का, 2009 में इसे प्रभावित किया गया था आरटीआई एक्ट के तहत। तो बोला गया है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ये उसके आर्टिकल्स 1 के तहत, आर्टिकल्स 21 के 1 के तहत आएगा, है ना?
तो ये ध्यान रखेंगे। फिर है निजता का अधिकार, राइट टू प्रिवेसी। 2000 सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार घोषित किया। तो जो निजता का अधिकार है, मान लीजिए कोई है, मान लीजिए कैसे बोलेंगे, जैसे फ़ोन है, एज एग्जाम्पल आजकल इतना चल रहा है कि फ़ोन उसका निजता है क्या, पर देखिए इसका बहुत अपवाद भी होगा कि ये रिलेशन में एक दरार पड़ रहा हो तो बहुत, जिस कोई चीज़ को गलत तरीके से लेंगे तो गलत यूज़ होगा ही। तो उसको निजता का अधिकार है कि वो कहीं शांत जगह में इकट्ठा में बैठ सके। अब वो ज़बरदस्ती कोई नहीं बुला सकते, इधर आओ, यहाँ बातें करो, यहाँ सो, यहाँ सो। वो एक पीसफुल माइंड के लिए वो किधर भी बैठ सकता है ना। तो उसको ये आर्टिकल्स के तहत निजता का अधिकार है। अभी देखिए बहुत सारा इसमें भी केसेस आते हैं निजता को लेके। और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार, देखिए ये भी, अब यहाँ नहीं कि कोई कारखाना है, कहीं कोई एरिया में कारखाना खोल दिया गया, ठीक है, तो वो कारखाना में बहुत सारे पॉल्यूशन निकल रहे हैं और इसका प्रभाव लोगों पे पड़ रहा है ना, लोगों पे पड़ रहा है। और इसके पास आजू बाजू वाले लोग आवाज़ उठा सकते हैं कि नहीं, ये यहाँ का प्रदूषण हमारे सांस, हमारे फेफड़े के लिए बहुत हानिकारक है, तो प्लीज़ इसके लिए कोई उपाय किया जाए। तो ये अपने अधिकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं, है ना। तो ये भी आर्टिकल्स, अब वो पूछेगा किस अधिकार के तहत आ गए हमारे, अब तुम ये करने के लिए, तो यहाँ वातावरण पॉल्यूशन कर रहा है तो आर्टिकल्स 21 के तहत वह जा सकता है ना। स्वच्छ पानी और भोजन का अधिकार, है ना। आप कोई नहीं कि गंदा पानी दे रहा है, मान लीजिए कोई कैदी ही मान लीजिए, है ना, तो जेल में है और उसको एकदम गंदा पानी ला के पीने के लिए दिया, तो वो बोलता है नहीं, ये मेरा अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल्स 121 के तहत ही कि मुझे स्वच्छ पानी दिया जाए, है ना। समान समान जन जीवन जीने का अधिकार, है ना। अब देखते हैं कि हर हर आदमी को, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट हो, उनको जीवन जीने का सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। और इसमें कोई भी अड़चन नहीं डाला जा सकता। तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा, है ना। तो इस तरह देखेंगे कि इस तरह देखेंगे कि आर्टिकल 1 में सम्मानपूर्वक और बहुत सारे हैं। अब जाके लक्ष्मी नगर, मगर ये सब मोटा मोटी ये याद रख लेंगे तो आपका आर्टिकल, इससे आर्टिकल्स से क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आर्टिकल्स 22 क्या बोल रहा है कि गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध अधिकार, है ना। तो प्रोटेक्शन ऑफ केस ऑफ द अरेस्ट ऑन द डिजिनेशन, है ना। तो बोलते हैं आर्टिकल्स 22 क्या बोल रहा है कि गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध अधिकार, है ना। यह अनुच्छेद नागरिकों को गिरफ्तारी हिरासत के मामले में सुरक्षा देता है ना। मान लीजिए कोई नागरिक को किसी रीजन से पकड़ लिया गया, है ना, कोई गुनाह किया नहीं किया, मगर उसे पता चला, उसके खिलाफ कंप्लेन किया तो उसको पकड़ लिया, तो उसके प्रति अब क्या फंडामेंटल राइट्स एक नागरिक को मिलता है, देखेंगे, है ना। तो अगर मान लीजिए समान गिरफ्तारी हुई, है ना, तो जो समान, इसके दो दो पहलू है। पहला क्या है कि समान गिरफ्तारी हुई तो समान गिरफ्तारी में वो क्या कर सकता है ना जी। अब जब इसमें देखिए, इससे रिलेटेड जो जितने भी संशोधन हुए हैं ना, मैं उसमें इसी में इंक्लूड नहीं कर दी, क्या कि काफ़ी लेंदी हो जाएगा क्लास, है ना। तो इसी वजह से मैं ये इससे रिलेटेड जितने भी संशोधन हुए उसको मैं ना अलग से सब संशोधन पढ़ाऊंगी, उसमें समझाते हुए आपको बताते जाऊंगी, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि समान गिरफ्तारी की स्थिति में मान लीजिए कोई भी छोटे से चोरी के मामले में, झगड़े के मामले में अगर गिरफ्तारी हुई तो उसमें क्या क्या प्रोविज़न है। तो पहला क्या क्या उसको अधिकार दिया गया, गिरफ्तारी व्यक्ति को कारण बताना होगा। अब ये नहीं ना कि मान लीजिए कोई खिलाफ कंप्लेंट कर दिया, मान लीजिए आफ़ी है, ऐसे नहीं होना चाहिए। मान लीजिए श्याम है ना, अब बेचारा पढ़ रहा है, अपने रूम में पढ़ रहा है। अब उधर से पुलिस आई कि ए उठो उठो, चलो हम तुमको बांध लेंगे, तुम किराया, कुछ नहीं बोला और पकड़ के ले जा रहा है ना। तो भाई इसका फंडामेंटल राइट्स है कि आर्टिकल 22 के तहत वो बोलेगा कि क्या रीज़न है जो हम मुझे पकड़ के ले जा रहे हो, है ना। तो पुलिस को बताना होगा, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स के, इसका अधिकार देना होगा कि नहीं ये कारण है, उसका कारण बताना होगा ना। तो ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है जी। ठीक है, और फिर उस वकील की सहायता लेने का अधिकार है ना। अब मान लीजिए कि कोई गुनाह किया है ना, तो समान समान गिरफ्तारी, ये ध्यान रखेंगे, समान गिरफ्तारी, है ना। कोई क्राइम, रियरेस्ट क्राइम में नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसको पकड़ के ले गया, तो ये बोलेगा कि नहीं, मुझे वकील करने का अधिकार दिया जाए। तो ये भी आर्टिकल 22 के अधीन आएगा, है ना। और फिर है 3 पॉइंट क्या बोल रहा है, उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के मामले के सामने प्रस्तुत करना होगा, है ना। अभी नहीं कि पुलिस पकड़ ले गई थाने में, उसको 48 घंटे, 3 दिन 4 दिन रख रही है। वो अधिकतम देखिए, ये पूछता है बहुत सारे कि जब पकड़ा गया ना, उससे लेके 24 घंटा, है ना। मान लीजिए 12 बजे दिन पकड़ा गया
तो 12 बजे रात और 12 बजे नेक्स्ट डे तक 24 घंटा हो जाता है। तो वो 24 घंटे के टाइम के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पूछा जाएगा। ये आर्टिकल्स किसके तहत आएगा? देखिए 24 घंटा है और के भीतर, ये के भीतर, ये नहीं कि 24 घंटा के बाद नहीं, 24 घंटा के भीतर उसे क्या होगा? मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना। ये भी पूछ लेगा कि किसके सामने प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। तो ये याद रखेंगे कि उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा, है ना। चलिए अब पॉइंट नंबर 4 क्या बोला? बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखी जा सकती, है ना। मान लीजिए किसी रीजन से मजिस्ट्रेट उपस्थित नहीं हो सके या कोई भी रीजन हो गया, तो क्या होगा कि मजिस्ट्रेट अगर अनुमति देगी कि अच्छा चलो ठीक है, अब 1-2 घंटे या डिले करो, 1-2 घंटे डिले करो या कोई भी, तो बिना अनुमति के, मजिस्ट्रेट की बिना अनुमति के उसको छोड़ना होगा 24 घंटे के अंदर। और अगर मजिस्ट्रेट की अनुमति मिल गई तो कुछ ये टाइम ड्यूरेशन पीरियड है ना, बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इसी में क्या है कि जो निवारक निरोध में 2 प्रिवेंटिव डेटिनेशन में दूसरा क्या होगा कि निवारक निरोध जो उसको गिरफ्तारी के विरुद्ध, कि किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले भी संदेह के आधार पर हिरासत में लिया जा सकता है ना। निवारक निरोध में कि संदेह है, मान लीजिए कि पकड़ लिया, अब यानी कि पहले उसको कोर्ट में प्रूव होगा तभी पकड़ा जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको अगर उस पर संदेह हुआ तो उसको पकड़ा जाएगा, है ना। तो ये हो गया। फिर है ये अधिकतम 3 महीने तक निवारक निरोध संभव है, ठीक है। तो 3 महीने तक निवारक निरोध संभव है, उसको 3 महीने तक रख सकता है वो जेल में। फिर बेल वेल करवाया जा सकता है। संसद और राज्य विधानमंडल इसे 12 महीने तक बढ़ा सकते हैं, है ना। मान लीजिए कि जो इसे संसद के द्वारा इसको 3 महीने से कितना तक बढ़ा सकते हैं? 12 महीने। और ये किसके द्वारा बढ़ाया जाएगा? राज्य विधानमंडल और संसद के द्वारा, ठीक है जी, ठीक है। और यह प्रावधान भारत की विवादास्पद है क्योंकि यहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बड़ा नियंत्रण है ना। व्यक्तिगत स्वतंत्र, मान लीजिए किसी अभी अपराध सिद्धि भी नहीं हुआ, 12 महीने तो उसको जेल करा गया, तो ये इसका क्या है? इसका स्वतंत्रता का हनन भी है। ये विवादास्पद है, पर अभी तक इसके खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया गया, है ना। तो देखिए अब ये सब आर्टिकल्स 22 को, इसको ना देखिए ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बहुत बार 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। बार स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा क्लास ना, तो बन जाएगा। आप देख लेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव भी करा दूंगी तो मुझे नहीं लगता है, मैं थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन लेके करा दूंगी, एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि ये 19, 20 और 21, 22 तक आपका आर्टिकल्स, 4 आर्टिकल स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और ये जितने भी हैं 4 अधिकार आप लोग को 21 में भी बहुत सारे हैं, आप देख लेंगे, थोड़ा लक्ष्मीकांत से भी पढ़ लेंगे। इतना पूरा डिस्क्राइब करना यहाँ संभव नहीं था, बट मैं बहुत कर दी हूँ कि इतने सारे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे, है ना। तो तब तक, और चलिए तो अब मैं क्लास को समाप्त करती हूँ। तब तक अपने और अपने फैमिली का ध्यान रखेंगे, अपना भी, और खूब पढ़ेंगे। देखिए पढ़ाई के अलावा कोई उपाय नहीं है। आप अगर आपको सच में कुछ करना है लाइफ में, या फिर एक फ्रीली लाइफ जीना है अपने अकॉर्डिंग, तो लाइफ में कुछ करना बहुत मस्त है। लड़का हो या लड़की, हर आदमी को देखिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए किसी लाइन में, है ना। जरूर नहीं होता है अब किसी लाइन में पहले कपड़ा रोटी मकान का जुगाड़ करे, है ना। चलिए सकारात्मक सोचें और सकारात्मक रहे। तब तक अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें और खूब पढ़ें, मस्त रहे, स्वस्थ रहें, ठीक है। नमस्कार।